कि आप अगर राजा भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो दिल्ली या देश आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर केजरीवाल साहब को ये नहीं पता कि एलजी कौन है, उसकी ड्यूटी कहाँ है, तो मुझे लगता है या तो केजरीवाल साहब पूरी तरह से अज्ञानी हैं, या वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट करना अपनी बहादुरी समझते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको इस बात की गलतफहमी हो गई कि अब कुर्सी पे मैं बैठा हूं, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। और इसीलिए इतने सारे सीबीआई इंक्वायरीज जो चल रही हैं, एक एक करके उनके मंत्री क्यों जेल गए? क्या उसमें केजरीवाल की परमिशन नहीं ली गई? कि अगर आप रूल 8 देखते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल का, तो उसमें कहा गया है कि जो शेड्यूल में चीजें दी गई हैं, जिनका हर शेड्यूल में जो काम, जो वायलेशन हुआ है, उसमें बगैर सीएम के कोई भी मंत्री कदम नहीं उठा सकता। नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शर्मा। सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि दिल्ली के जो प्रशासनिक जो फैसले हैं उसका जो नियंत्रण है वो अब दिल्ली सरकार के पास, जो उसका नियंत्रण है वो ज्यादा होगा, ना कि उपराज्यपाल के पास, तो इसके मायने क्या होते हैं? ये मायने समझाने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील, जाने माने अर्थशास्त्री और राजनीतिक विशेषज्ञ विजय सरदाना जी जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका लॉ स्ट्रीट जर्नल। नमस्कार शिप्रा जी, आपको और आपके दर्शकों का। विजय सर, कल ये जो फैसला आया है दिल्ली सरकार के हक में, ये जो फैसला आया है, और फैसला आते ही गाज गिर पड़ी एक बड़े अधिकारी की पर सेवा विभाग के, क्या कहना है आपका? कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसमें कुछ भी नया नहीं। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने, क्योंकि कानून नहीं पढ़ा, लोगों ने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जो दिल्ली गवर्नमेंट का है 1993 के रेगुलेशंस, वो नहीं पढ़े, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पूरा नहीं पढ़ा। 105 पेज का जजमेंट है, मैंने इसकी एक एक लाइन पूरी पढ़ी है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इसमें कुछ भी नया नहीं, सिर्फ उसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। वो इनफैक्ट जो दिल्ली सरकार का कानून था 239 ए में जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जब दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया था, उसमें और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर है। प्रॉब्लम यह है कि केजरीवाल साहब चाहते हैं कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का रेगुलेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि दिल्ली का सीएम मैं। ये उनकी गलतफहमी है जिसके कारण वो कोर्ट गए। हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जो कानून में लिखा हुआ है कि आप सारे वो काम कर सकते हैं जो आपको कानून के हिसाब से करना है। जहां तक है भूमिका उपराज्यपाल की, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में करीब 54 जगह पे, अगर मैं कहूं कम से कम 50 से ज्यादा जगह पे एलजी का रोल। और सुप्रीम कोर्ट के अगर ऑर्डर को आप देखेंगे, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, स्पेशली फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 89 टू 92, उसमें बहुत क्लियर कहा गया है कि दिल्ली की सरकार को जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के हिसाब से काम करना होगा, उसको कहीं डाइल्यूट नहीं किया गया। तो ये कहना कि दिल्ली की सरकार की जीत हो गई, एलजी की हार हो गई, इनफैक्ट मुझे कंफ्यूजन था एज ए केजरीवाल, मेरा कंफ्यूजन दूर किया गया, कंफ्यूजन नहीं है। तो इसीलिए जो तीन चीजें हैं दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं रहेंगी, वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया, जिसपे केजरीवाल की एक्चुअली नजर। एक है पुलिस, एक है लैंड, और दूसरा है पब्लिक ऑर्डर। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसमें पूरा का पूरा जो हस्तक्षेप रहेगा वो केंद्र सरकार का रहेगा, एलजी के माध्यम से। कहीं ना कहीं शायद केजरीवाल साहब को ये लगता था कि इनमें अगर कोई भी स्ट्रिक्चर सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो उनपे वो हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा जो पॉइंट था जिसको क्लैरिफिकेशन था, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग केजरीवाल साहब उन्हीं अधिकारियों की कर पाएंगे जो सेंट्रल टेन्योर से स्टेट में डेप्यूटेड है। और वो जो डेप्यूटेशन है वो तब तक ही डेप्यूटेशन होता है जब केंद्र सरकार ने उनको राज्य में भेजा होता है। कल को अगर मान लीजिए कि सीनियर पोजीशन पे आईएएस ऑफिसर से उसकी ट्रांसफर अगर केंद्र सरकार कर देती है तो केजरीवाल साहब के हाथ में कुछ रहता नहीं, क्योंकि उस अधिकारी को भी प्रमोशन का हक है
उसको यूपीएससी की गाइडलाइंस के हिसाब से और भारत सरकार का जो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उस हिसाब से जहां उसको पोस्टिंग दी जाएगी उसको वहां जाना होगा। ये उसके रूल है कोड ऑफ कंडक्ट में। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को इतना क्यों तूल दिया जा रहा है या कि इस बात को इतना क्यों हवा बनाया जा रहा है कि शायद केजरीवाल की जीत हो गई और एलजी की हार हो गई। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही है कि जो कानून में लिखा है आप उसको फॉलो करिए, दैट्स ऑल। बिल्कुल, तो जो कानून में लिखा है उसी को फॉलो करने के लिए कहा गया। और जो आदतन केजरीवाल साहब की है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको जिस तरीके से वो अपनी जीत की तरीके से उसको बताते हैं और जो जो खुशियां वो बाहर निकलते हैं और मनाते हैं। इसके बाद सर आपने एक बात कही कि केजरीवाल सरकार चाहती है कि हर एक जो कब्जा है फैसलों का वो उनके हाथ में रहे। पंजाब में अभी देखा गया पुलिस उनके हाथ में है, यहाँ की पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की वो बात करते रहे हैं। तो अभी ये जो पूरा पंजाब का जो मसला हुआ जिसमें एक महिला पत्रकार को सिर्फ गैर कानूनी तरीके से बकायदा उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर ऐसे ऐसे आरोप तय किए गए, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई जो बाद में जाकर कोर्ट ने भी उसको खारिज की है। इसको आप कैसे देखेंगे सर? इसमें कि केजरीवाल जी की ये राजनीति है, इसमें जो बदलाव आया है, क्या ये बदलाव उनके 10 साल की राजनीति के बाद आया है या ये नेचर जो है उनका शुरू से रहा है, क्योंकि आपने शुरुआत से इनको देखा है? देखिए, कुछ इंसानों की फितरत होती है, दो चीजों पे आपको ध्यान देना हो। एक तो जब केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा था दिल्ली का राजा मैं हूं, दिल्ली के राजा हम हैं, हमें गाइड करने वाला कौन होता है? दिल्ली की जनता ने हमको चुना। तो जब आप इस अहंकार में आ जाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आप अगर राजा भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो दिल्ली या देश आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। इस बात को केजरीवाल साहब को मानना होगा कि टैक्स पेयर का पैसा है, कानून के हिसाब से देश चलेगा। आप ना तो संविधान के बाहर हैं, ना किसी भी कानून के बाहर। आपको सिर्फ 5 साल के लिए जनता ने चुन के भेजा है कि अब आप जाइए और कानून के हिसाब से देश को चलाइए, कानून के बाहर निकल के नहीं। ये बात हमें बहुत क्लियर करनी चाहिए। ये जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कानून के तहत ही काम करते हैं, कानून के बाहर नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरा, अभी जब कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद केजरीवाल साहब ने जाके विधानसभा में क्या बोला? ये एलजी कौन होता है, ये किसने इसको अपॉइंट कर दिया, ये कहां से हमारे सिर पे बैठा दिया? सर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल साहब ने संविधान पढ़ा ही नहीं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आर्टिकल 239AA में एलजी का नॉमिनेशन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। अगर केजरीवाल साहब को ये नहीं पता कि एलजी कौन है, उसकी ड्यूटी कहां है, तो मुझे लगता है या तो केजरीवाल साहब पूरी तरह से अज्ञानी हैं या वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट करना अपनी बहादुरी समझते हैं। दो में से एक ही बात। या तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि संवैधानिक परंपराओं पे विश्वास नहीं है, देश के सिस्टम पे भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं, और अगर उन्होंने ये सब पढ़ा है तो जानबूझ के उनको संवैधानिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं का इंसल्ट करने में मजा आता। ये दोनों ही चीजें एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए अशोभनीय है, निंदनीय है, क्योंकि आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही शपथ लेते हैं कि मैं संवैधानिक मर्यादाओं की रिस्पेक्ट करूंगा, और जैसे ही आप शपथ लेते हैं आप उसी संविधान का इंसल्ट शुरू कर देते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो जहां तक बात है कि जो पंजाब में हरकत हुई है वो उसी संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ के अपना एरोगेंस और अपना विंडिक्टिव माइंडसेट दिखाने का एक और एग्जाम्पल हमारे सामने आया है केजरीवाल का। तो इसीलिए आपको इस इंसान की पर्सनैलिटी को जानना होगा कि ये आदमी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है और बहुत जल्दी में है, और ये नहीं चाहता कि इसको कोई सही रास्ता दिखाए। इनको ये लगता है कि जो ये सोच रहे हैं वही सही, जो कि किसी भी संवैधानिक संस्थाओं में या डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ जब तक होगा तब तक केजरीवाल की ये मंशाएं पूरी नहीं।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप आम जनता भी इसको समझ रही है। हम शीश महल पर आते हैं, एक जो बड़ा इनका प्रोजेक्ट है, एक मकान जो है, वीआईपी कल्चर। कभी ये कहा करते थे कि आप वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, लेकिन अब लाखों के पर्दे लग रहे हैं सर, करोड़ों की टाइल्स लग रही है। टैक्स पेयर का पैसा है। क्या आप दिल्ली की जनता समझेगी इस बात को? देखिए, दिल्ली की जनता तो समझेगी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जिसके हाथ में आपने बागडोर दी है वो राजनीति में आया ही इसलिए कि उसको अपनी पर्सनल लाइफ को इंप्रूव करना था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो देश में एक बड़ा पॉलिटिशियन बने और टैक्स पेयर के पैसे पे मजे करे। ये दो ही एजेंडा उनके थे। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत के संविधान और दिल्ली के कानून और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में हर प्रावधान का उन्होंने दुरुपयोग या वायलेशन क्यों किया, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो टेंडर हो, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो हेल्थ केयर पॉलिसी हो, चाहे वो रिपोर्टिंग सिस्टम। ऐसा नहीं है कि ये पहला और इकलौता केस है। उन्होंने हर कानून को तोड़ा सिर्फ इसलिए कि उनको इस बात की गलतफहमी हो गई कि अब कुर्सी पे मैं बैठा हूं, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। और इसीलिए इतने सारे सीबीआई इंक्वायरीज जो चल रही हैं, एक एक करके उनके मंत्री क्यों जेल गए? क्या आपको लगता है कि उन सारे मंत्रियों ने अपने मन से काम किया? क्या उसमें केजरीवाल की परमिशन नहीं ली गई? क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के हिसाब से तो बहुत क्लियर है कि अगर आप रूल 8 देखते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल का, तो उसमें कहा गया है कि जो शेड्यूल में चीजें दी गई हैं, जिनका हर शेड्यूल में जो काम जो वायलेशन हुआ है, उसमें बगैर सीएम के कोई भी मंत्री कदम नहीं उठा सकता। और अगर केजरीवाल साहब को लगता है कि उनके मंत्री कानून तोड़ रहे हैं, तो केजरीवाल उन सबको पहले ही बर्खास्त कर चुके हो। लेकिन जेल जाने के बाद भी आपने मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया, तो इसका मतलब केजरीवाल को यह पता था कि कानून उनकी सहमति से तोड़ा गया है, और अगर वो अब मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मंत्री कहीं उनकी पोल ना खोल दें। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मंत्रियों को बचाना उनकी मजबूरी। तो ये बातें हमें समझनी होंगी। राइटिंग इज ऑन द वॉल। सारे एविडेंसेस एक एक करके ईडी और सीबीआई के पास आएंगे, और जहां पे भी गैप्स हैं एज पर गाइडलाइंस, वहां पे वायलेशन का कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। विजय सर, दो सवाल और, मिला जुला सवाल है। दोनों सवाल का जो जिस्ट है वो एक ही है। पहली बात, आप कहते दिखते हैं कि जो ये केजरीवाल सरकार है, इसने जो अपना ये राजनीति का जो प्लेन है वो उड़ा तो लिया, लेकिन इसको सावधानी से और सुरक्षा के साथ इसको वापस कैसे उतारना है, ये वो पार्टी नहीं समझ पा रही है। दूसरी बात, आप हमेशा कहते दिखते हैं कि केजरीवाल सरकार को अपने दुश्मनों की जरूरत नहीं है, दोस्त भी इनके लगातार दुश्मन होते चले जा रहे हैं। किन तथ्यों पर आप ये बात करें? देखिए, कोई भी सिस्टम को आप एंटर बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगर आज आप पब्लिक को इन्फ्लुएंस करें तो आप भी कल चुनाव जीत सकते हैं। अगर आपकी पार्टी आपको सीएम बना दे तो आप भी सीएम बन सकते हैं। उसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन कोई बहुत बड़ी नहीं। ये सिर्फ कभी कभी हम कहते हैं राजनीतिक हवा का रुख है। ये बात हमें समझनी है। तो एंट्री इनटू पॉलिटिक्स और पावर पे पहुंचना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है आज की दुनिया। लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद सिस्टम को कैसे चलाना है, उस सब के लिए गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जैसे पायलट को ये पता है कि भाई मैंने एग्जाम दिया, ट्रायल दी और मैं पायलट बन गया, लेकिन आपको पैसेंजर्स को लेके सेफ टेक ऑफ करके सेफ लैंडिंग जब तक आप नहीं करते तब तक आप पायलट नहीं बनते। तो कहने का मतलब यही है कि आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन अगर आपको सत्ता चलानी नहीं आती, आपको कानून नहीं पता, आप सीखना नहीं चाहते, तो इसको आप क्रैश लैंडिंग बोलेंगे। क्योंकि सूनर और लेटर जहां जहां पे भी आप वायलेशन करेंगे, या तो वो प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, जनता का पैसा वेस्ट होगा, या आप खुद ऐसे डिसीजन लेंगे जो कानूनी रूप से या तो भ्रष्टाचार कहलाएगा, या भाई भतीजावाद कहलाएगा, या वायलेशन ऑफ रूल्स कहलाएगा। तीनों ही स्थिति में सजा का प्रावधान है। तो आप अगर सेफ टेक ऑफ करके सेफ फ्लाइट चलाना चाहते हैं तो आपको एसओपीज और गाइडलाइंस को सीखना होगा। अनफॉर्चुनेटली 10 साल में केजरीवाल ने वो कुछ नहीं सीखा, बीइंग ए फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉई।
और यही प्रॉब्लम है केजरीवाल की कि उनको सीखने की आदत नहीं है। उनको ये लगता है कि ही नोज एवरीथिंग और दुनिया वो अपने हिसाब से चलाएंगे। ऐसा होता नहीं। यही कारण रहा आप है सर कि थोड़े जितने समय तक बुद्धिजीवी रहेंगे, लोग पार्टी से लेकिन जुड़ते समस्याएं जी, बढ़ेंगी। मैं कह रही हूँ कि यही शायद कारण रहा है कि जितने बुद्धिजीवी लोग हैं जो पार्टी से जुड़े वो धीरे धीरे पार्टी का दामन छोड़ते चले गए। देखिए, ये हमेशा होता है। कोई भी आदमी अगर आता है जो समझदार व्यक्ति है, लर्नेड सिटीजन्स हैं, रिस्पेक्टेड सिटीजन्स हैं, उनकी प्री कंडीशन ये होती है कि हम एक समाज का हिस्सा हैं और समाज की मर्यादाओं और कानून के हिसाब से हमको काम करना, ये उसकी प्री कंडीशन। लेकिन जब उनको ये लगा कि ये सब मर्यादाएं और कानून को तोड़ने का आदी है केजरीवाल, तो आप कब तक ऐसे इंसान के साथ काम करेंगे जो आपको रोज बेइज्जत होना पड़े? समाज में आप वापस जाएंगे, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपका समाज आपसे पूछेगा, अरे आप ये क्या कर रहे हो? तो कब तक आप अपने ऐसे नेता को डिफेंड करोगे कि यार एक एबरेशन हो सकता है, गलती हो सकती है। लेकिन जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, आप उसके साथ कब तक रहेंगे? तो केजरीवाल की प्रॉब्लम ये है कि केजरीवाल इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। और जब भी आप हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ काम करते हैं तो आपको ऐसे आदमी को डिफेंड करना विद टाइम भारी पड़ता जाता है। और यही समस्या हो रही है। जिन लोगों ने केजरीवाल का साथ दिया, अल्टीमेटली उन सबको अपनी इज्जत बचानी थी। उनको लगा कि यहां तो काम ठीक नहीं हो रहा है, एक एक करके वो सब लोग हट गए। अब सिर्फ वही लोग बचे हैं जिनकी मजबूरी है केजरीवाल का साथ देना, क्योंकि वो केजरीवाल के एहसानों तले दबे हुए हैं। उनका अपना तो ना कोई सामाजिक अस्तित्व है, ना राजनीतिक अस्तित्व, और वो केजरीवाल की मेहरबानी पे टिके हुए हैं। आज अगर उन लोगों को आप कुर्सी से हटा दें तो उनका कोई मास बेस नहीं है। आप वो ये नहीं कह सकते कि वो 2 लाख लोगों को इकट्ठा करके दोबारा चुनाव जीत जाएंगे। वो टेक्निकली एक आम आदमी थे। केजरीवाल की यस सर यस करके यस मैन बनते हुए वो करीब आए। केजरीवाल साहब को ऐसे लोग चाहिए जिनको वो अपने फायदे के लिए यूज कर सकें। ये लोग अपने आप को उस आहुति में डालने को तैयार थे, तो वो केजरीवाल के करीब आते गए। जिन लोगों ने कहा कि हम आहुति बनने को तैयार नहीं है, वो लोग केजरीवाल से दूर होते गए। आज आम आदमी की स्थिति इतनी सी है जो हमारे सामने। बिल्कुल विजय सर, आखिरी मेरा सवाल ये रहेगा कि लगातार जो गलतियां केजरीवाल साहब करते आ रहे हैं वो जनता देख रही है, और एक बार नहीं 2 बार भी मौके दिए गए, लेकिन एज ए राजनीतिक विशेषज्ञ अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये कि अगर हाँ तो विकल्प क्या है? देखिए, 2-3 चुनौतियां केजरीवाल साहब के सामने। सबसे पहले तो है कानूनी जो पहलू है। अगर केजरीवाल साहब जिस तरह से कानून लगातार तोड़ रहे हैं या वायलेशन कर रहे हैं, अगर कानूनी रूप से इनको सजा हो जाती है तो इनका चुनावी कैरियर यहीं खत्म। ये बात हमें समझनी, क्योंकि एक बार अगर आप लगातार न्यायिक प्रक्रिया में फंस जाते हैं और आपको दोषी करार दे दिया जाता है, तो आपको उस प्रावधान के हिसाब से अगर 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिर आपको कम से कम 9-10 साल बाहर बैठना पड़ेगा। ये समस्या गंभीर है। दूसरा, आप इस बात को भी मानिए कि अगर जनता जो देख रही है, तो जो अभी तक इमोशनल लोग थे, केजरीवाल साहब को अच्छा मानते थे, बुद्धिजीवी थे, वो धीरे धीरे करके इनसे हट रहे हैं। अब इनकी वो पकड़ नहीं रही जो पहले थी। लेकिन एक वर्ग हमेशा इनके साथ रहेगा जो सिर्फ अपना शॉर्ट टर्म गेन देखता है, जिसको फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, जिसको सब फ्री लॉलीपॉप चाहिए, और वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो बीजेपी को हेट करता है। और उनको ये देखना होगा, अब केजरीवाल का भविष्य डिपेंड करता है कि कांग्रेस जो बाकी नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो कितनी तेजी से अपने आप को दिल्ली में उभारती, क्योंकि बीजेपी का एक वोट है, एक आइडियोलॉजी है, उनके साथ लोग जुड़े हुए। जो लोग बीजेपी के साथ नहीं है, फिलहाल उनके पास विकल्प नहीं, तो वो घूम फिर के केजरीवाल के पास आएंगे। अगर कल को कांग्रेस मजबूत होती है तो वो केजरीवाल के लिए ज्यादा प्रॉब्लम। तो ये अब कांग्रेस के हाथ में है कि कांग्रेस किस तरह से बीजेपी का अल्टरनेट दिल्ली में देती।
और अगर कांग्रेस फेल होती है तो जो इंपॉर्टेंट कंटेस्ट है, जो आमने सामने की जो पार्टियां वो दो ही रहेंगी, बीजेपी वर्सेस केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। इसीलिए केजरीवाल को ये पता है कि मुझे हमेशा बीजेपी पे टारगेट करना है कि कांग्रेस तो इस समय हाशिए। तो इस समय जो चैलेंज है वो बीजेपी का नहीं है, वो कांग्रेस का। और अगर जनता को बीजेपी का अल्टरनेट चाहिए और आम आदमी से वो खुश नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन क्या? सवाल वो है आज। और क्या कांग्रेस इस मजबूरी का या इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगी, ये कांग्रेस के नेतृत्व पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ विजय सदाना सर थे और उन्होंने साफ ये बताया कि एक महत्वाकांक्षी नेता की जब महत्वाकांक्षा का जो सिरा है वो इतने ऊंचा पहुंचता है तो जनता को उसका खामियाजा कैसे उठाना पड़ता है। सर, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।